वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन, तेजस हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी ये जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट हो चुका है प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करते हुए। रिगरस वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीकेंड में टेस्ट होगा, सीसैट के लेक्चर्स होंगे, प्रीलिम्स और मेंस का स्टडी मटेरियल होगा और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पहले भी टेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। इसके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में है। भारत से 12 लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जो हायर एजुकेशन के फील्ड में इन्वॉल्व हैं उन्होंने इस रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाई है। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसे रिलीज किया जाता है एक ग्लोबल हायर एजुकेशनल कंसल्टेंसी के द्वारा जिसका नाम है QS। QS का यहां पर फुल फॉर्म है क्वाकक्वेरेली साइमंड्स। इसे हर साल यानी कि एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है। 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटीज को इवेलुएट करने के लिए। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन क्या है, जो रिसर्चेस उस इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं उनका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, और जो रिसर्च फैकल्टी है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। इन चारों पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके रैंक किया जाता है उस यूनिवर्सिटी को कि वो अच्छी है अथवा नहीं है। यहां पर देखिए, टोटल 51 डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स आप कह लीजिए वो कवर किए जाते हैं, जिन्हें ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट। क्या निकल कर आया? देखिए, IIT इसमें देखिए डिसिप्लिन वाइज भी कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे कि IIT मद्रास को 30th रैंक मिला है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, जबकि IIT बॉम्बे को 41st रैंक मिली है और IIT खड़गपुर को 44th रैंक मिली है मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में। मतलब जो इंस्टीट्यूशन होता है वो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइज तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है। IISc बैंगलोर की बात करें तो इनको 78th रैंक मिली है मटीरियल साइंसेस में और 93rd रैंक मिली है केमिस्ट्री में। तो ये जो रैंक्स हम देख रहे थे ये वो हाईएस्ट रैंक्स हैं जो इस साल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में मिली हैं। लाइफ साइंसेस और मेडिसिन की कैटेगरी में जो एम्स है उसे 248 रैंक मिली है। JNU को 159th रैंक मिली है ह्यूमैनिटीज के फील्ड में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 252nd रैंक मिला हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 208th नंबर भी मिला हुआ है सोशल साइंसेस और मैनेजमेंट कैटेगरी में। तो हमने बात की कि वो 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल तो करते हैं, इसके अलावा डिसिप्लिन के बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड में बढ़िया काम कर रही है। तो ये रैंकिंग का इवैल्यूएशन हमने देखा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने फाइनल रैंकिंग को रिलीज किया 2 इंडेक्स का इस्तेमाल करके, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2018 में जो कुछ उनके पास डेटा वगैरह था उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन किया था। ये एक प्रकार का असेसमेंट टूल है। जैसे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये हमें ये बताता है कि किसी सिटी में जो रहना है वो कितना आसान है, कितना बेहतर है, जबकि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि सिटीज की जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने को लेकर। जो अर्बन डेवलपमेंट है उसे एसेस किया जाता है इन टूल्स का सहारा लेकर। पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं किसी भी सिटी में कितनी बढ़िया है। इसमें पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस सिटी की, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, वाटर, सैनिटेशन, वो वहां पर लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसका 35% वेटेज होगा। इकोनॉमिक एबिलिटी का मतलब यह है कि वो सिटी जो है वो इकोनॉमिकली कितनी इंपावर्ड है, लोगों के लिए जॉब जनरेट कर पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे पा रहा है कि नहीं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है
कि जो कुछ अभी वहां चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, वो लंबे समय के लिए है या फिर बस अभी के लिए है और बाद में गायब हो जाएंगे। और एक पैरामीटर होता है सिटीजन परसेप्शन सर्वे। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाता है, आपको कैसा लगता है, लग रहा है बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट केवल खुद से ही कह रही है कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो लोगों का परसेप्शन क्या है इन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर। इस इंडेक्स में 111 सिटीज को बाइफरकेट किया गया है दो कैटेगरीज में, मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज और 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है उसमें जो सिटीज है उन्हें भी इवैल्यूएशन में लिया गया है। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए जो दो स्पेसिफिक इंडेक्स हैं उनके बारे में, उनमें जो फाइंडिंग्स निकल के आई वो क्या निकल के आई। तो सबसे पहले ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। की फाइंडिंग में ये आया कि बेंगलुरु ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, मिलियन प्लस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई ये उसके बाद रहे। ये जो हम बात कर रहे हैं वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत बात कर रहे हैं। 1 मिलियन से कम की कैटेगरी में शिमला टॉप पर रहा। उसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलीम, वेलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावनगिरी और तिरुचिरापल्ली ये इसके बाद रहे। बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ ही साथ तैयार किया गया। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो म्युनिसिपैलिटीज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसे इवेल्युएट करता है, लाइक सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। सिंपली इवेल्युएट करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है लोकल गवर्नमेंट में, गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस में, उसे ये कैसे सही कर रहे हैं। 111 जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उन्हें इसमें इवेल्युएशन में लिया गया। दिल्ली को भी अलग से एसेस किया गया है। 5 वर्टिकल एरियाज हैं जिन्हें इवेल्युएशन में लिया जाता है, सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। इसके बाद ये जैसे वर्टिकल का मतलब यह है कि इस लिस्ट को आप ऐसे ऐसे तैयार करिए। और अब इसके अंडर में हॉरिजॉन्टली आपको कई सारी और चीजें मिलेंगी, जिसमें 20 सेक्टर्स और 100 इंडिकेटर्स हैं जो टोटलिटी में आते हैं। इन सभी को मिलाकर, पांचों को मिलाकर उनमें ये इवेल्युएशन सारा किया गया। कैटेगरीज की बात करें तो जो असेसमेंट है एमपीआई में वो पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो म्युनिसिपैलिटीज जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और जहां पर 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, तो दो कैटेगरीज में पूरा इवेल्युएशन किया गया। मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि 1 मिलियन से कम जहां की पॉपुलेशन है उस कैटेगरी में न्यू दिल्ली जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का नंबर आता है। मिलियन प्लस वाले में इंदौर के बाद सूरत और भोपाल का नंबर है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमने इन दोनों इंडेक्स के बारे में देखी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड राइस के बारे में है। ये न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट अभी इंडिया से यूएसए के लिए गया है। जो रेड राइस है यानी कि लाल कलर का चावल, ये ब्रह्मपुत्रा जो वैली है आसाम की, वहां पर किसानों के द्वारा उगाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे वहां पर बाओ धान भी कहा जाता है, जो कि एसएमईज फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज एंथोसाइनिन। पिगमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी चीज को कलर देता है, तो एंथोसाइनिन इस चावल को लाल कलर दे देता है। देखिए, इससे अगर इसका अच्छा एक्सपोर्ट होने लगता है तो इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। ये लोगों को पसंद आता है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है और खाने में इसका जो स्वाद है वो कुछ कुछ अखरोट के जैसा होता है। एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इस वजह से ये कई सारी डिसीज को भी काउंटर करता है। किसी को डायबिटीज है तो ये चावल उसके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार का मेजरमेंट है जो ये बताता है कि जो कुछ आपने खाना खाया है वो कितना जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इंडेक्स कम है इस चावल का, मतलब ये जल्दी से ब्लड शुगर में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब जो डायबिटिक लोग हैं उनको कहा जाता है ये नॉर्मल चावल आप मत खाइए, तो ये चावल वो खा सकते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह नहीं है या बहुत कम है। ये सारी बातें रेड राइस के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में है। न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज इंडिया ये चाहता है कि जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वो भी 13 देशों के इस इंटरनेशनल
नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट बन जाए, जो इंडिया से लेकर रशिया तक फैला हुआ है और 13 देशों में इसके एक्सपेंड होने का प्लान बनाया गया है। अब देखिए, ये एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड होने का मतलब यह है कि यहां पर किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिप, रेल और रोड तीनों ही रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमने कहा कि 13 नेशंस हैं इसमें, तो 13 देश हैं कौन? वो 13 देश हैं इंडिया, ईरान और रशिया। इन तीनों ने मिलकर इसे शुरू किया था। उसके बाद बाकियों ने भी इसे ज्वाइन किया। 2000 टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्ग रिपब्लिक, तजाकिस्तान, ओमान, सीरिया और यूक्रेन। मैप में देखिए ये फायदेमंद कैसे साबित होगा। जैसे ये इंडिया के मुंबई का जो पोर्ट है, वहां से सबसे पहले तो ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि ईरान का जो कनेक्टिंग पोर्ट है राइट नाउ वो बंदर अब्बास है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि जो चाबहार पोर्ट है उसे भी इसके एम्बिट में लाया जाए। मतलब इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट से भी कनेक्ट होगा इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। उसके बाद ये अजरबैजान का जो बाकू का पोर्ट है वहां से कनेक्ट होगा। फिर जो अस्ट्राखान है ये सदर्न रशिया का एक पोर्ट है, उससे कनेक्ट होगा। उसके बाद ये लैंड रूट लेगा, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। ये रास्ता काफी शॉर्टकट है। अगर आप देखें कि कन्वेंशनली आपको अगर यहां सेंट पीटर्सबर्ग जाना हो तो ये आपको रेड सी से होते हुए, स्वेज कनाल का इस्तेमाल करते हुए, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए, फिर नॉर्थ सी और फिर बाल्टिक सी से होकर तब सेंट पीटर्सबर्ग में आप पहुंच सकते हैं। ये रूट काफी लंबा हो जाएगा, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ सी को क्रॉस करते हुए, जबकि ये रूट कंपैरेटिवली शॉर्ट है। इसके बाद जो बाकी के मेंबर कंट्रीज हैं वो भी इन बिटवीन इससे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर देखिए उस कनेक्टिविटी को इस डिफरेंट मैप में दिखाया गया है कि बाकी के जो टोटल 13 देश हैं तो वो कैसे बीच बीच में इस पूरे रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस कॉरिडोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ट्रेड कनेक्टिविटी को इन सभी देशों के बीच में बढ़ाया जाए। इसकी देखिए जो शुरुआत है, मतलब ऐसा जो इसका प्लान था वो सबसे पहले तो सन 2000 में ही एनविजन किया गया था कि हाँ हम ऐसा कुछ एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। लेकिन चूंकि ईरान के ऊपर फ्रिक्वेंट सैंक्शंस लगते रहते हैं, इस वजह से इसे बहुत तेजी से इस पर काम नहीं किया जा पा रहा है। 2014 में ड्राई रन किया गया था, मतलब प्रैक्टिस की गई थी कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत होगी कि नहीं होगी। पहला जो ड्राई रन किया गया था वो मुंबई से बाकू तक किया गया था, बंदर अब्बास पोर्ट का इस्तेमाल करके। देखिए ये है मुंबई और ये है बाकू अजरबैजान में, और यहां पर है बंदर अब्बास पोर्ट। तो ये ड्राई रन किया गया था, मतलब यहां से कोई चीज ले जाकर बाकू तक पहुंचाएगी। और जो दूसरा ड्राई रन था दैट वाज बिटवीन मुंबई टू एस्ट्राखान, जो कि सदर्न रशिया में है। इसमें बंदर अब्बास जो पोर्ट है और बंदर अंजाली पोर्ट है, दोनों का इस्तेमाल किया गया। अभी देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूएसए में, वो ईरान को लेकर इतनी तल्ख नहीं है जितनी कि इसके पहले की ट्रंप गवर्नमेंट हुआ करती थी यूएस की। तो हो सकता है कि अब जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं वो ईज हो और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में तेजी लाई जा सके। इस कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस ये है, देखिए एक अज़गाबाद एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट ओरिजिनली 2011 में हुआ था, 2016 में फोर्स में आया और इंडिया ने इसे 2018 में ज्वाइन किया था। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भी सिंक्रोनाइज कर दिया गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ। ये जो अज़गाबाद एग्रीमेंट है इसमें इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। ये भी चाहते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है और पर्शियन गल्फ का रीजन है उसको आपस में कनेक्ट किया जाए। तो ये दोनों इनिशिएटिव्स आपस में जुड़ जाएंगे और इससे जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है। हम कई बार खाने को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि ये किसी के हक का खाना है जो हमारी थाली में आ गया था, हम उसे खा ना सके और हमने उसे बर्बाद कर दिया, जबकि वो किसी और को मिलना चाहिए था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम उतना ही खाना लें या उतना ही खाना पकाएं जितना हमारी जरूरत का है। ये एक आदत का हिस्सा होना चाहिए। ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है वो इसी चीज को इवेल्युएट करता है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फूड वेस्ट डेटा कलेक्शन तैयार करता है, एनालिसिस करता है कि दुनिया में किस स्तर पर खाने को बर्बाद किया जा रहा है। ये फूड वेस्ट को मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हम 2030 तक
सभी देशों को एक प्रोग्रेस में अवेल करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे? क्या निकल के आया इस रिपोर्ट में? ये देखा गया कि जो भी फूड हमारे लिए अवेलेबल होता है उसका 17% हम बर्बाद कर देते हैं, यानी कि लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। जबकि अगर हम यहां पे 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में जो भी खाना अवेलेबल था उसका 17% बर्बाद किया गया। दूसरी तरफ 690 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था और बाकी के लोगों ने उस खाने को नाली में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। 931 मिलियन टन जो फूड था उसे हाउस होल्ड्स, रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के सोर्स से बर्बाद किया गया। अगर आप पर कैपिटा की बात करें, हर इंसान एज एवरेज कितना खाना बर्बाद कर रहा है, तो हाउस होल्ड लेवल पे एक व्यक्ति साल में लगभग 79 केजी खाना बर्बाद कर देता है। फूड सर्विसेज जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर 26 केजी, और जो रिटेलर्स होते हैं, शॉप्स वगैरह से भी आप कई तरीके की खाने की चीजें लेते हैं, वहां पर लगभग 13 केजी एक व्यक्ति के हिस्से ये बर्बादी आती है। इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम को समझ सकते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। 5 जून 1972 को तैयार की गई थी ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा पर काम करने के लिए। ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसा हो कि लंबे समय तक बना रहे। ये कुछ और भी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। इनके कुछ कैंपेन्स हैं, बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर इसका कीनिया के नैरोबी में है। यहां पर देखिए एक चार्ट है फूड वेस्टेज का। जो टोटल अवेलेबल फूड था कंजम्पशन के लिए, दैट वाज 5.3 मिलियन टन। उसमें से हमने 931 मिलियन टन बर्बाद कर दिया, यानी कि लगभग 17% खाना बर्बाद कर दिया गया। ये बर्बादी कहां से कितनी हुई? ये 61% जो बर्बादी हुई है वो हाउस होल्ड से हुई, यानी घरों से हुई है, जो घरों में खाना पकता है वहां से ये 61% बर्बादी हुई है। 26% बर्बादी फूड सर्विसेज से हुई है, आप बाहर जाके जो कुछ खाना खाते हैं, और 13% रिटेल से, जो आप खाना खरीदते हैं शॉप से या वेरियस और वेंडर्स से। किसके हिस्से कितना आता है? हाउस होल्ड्स में एज एवरेज दुनिया में एक व्यक्ति पूरे साल में 74 केजी खाना बर्बाद करता है। कौन सा देश कितना खाना बर्बाद कर रहा है? सबसे ज्यादा वेस्टेज नाइजीरिया में हुआ, पर कैपिटा वेस्टेज 189 केजी का रहा। और इंडिया में यहां पर जो वेस्टेज है वो 50 केजी का एज एवरेज है पर पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा डेटा कैलकुलेशन देखने के बाद अब आप इस बात पर एहतियात रखेंगे, ध्यान देंगे, उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेंगे या पकाएंगे जितने की आपको आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 यूएनईपी रिलीज करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसे प्रिपेयर और लॉन्च किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। रेड राइस, आसाम की जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहां पर इसे उगाया जाता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें 20 देश इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग इंडिया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप सर्च भी कर सकते हैं ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। 1,01,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सही चैनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और भी कई सारी पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल होती हैं। पीडीएफ के लिए वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाती है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।